नमस्कार दोस्तों। 36 दिन, सिर्फ 36 दिन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए 36 ऐसे दिन जिन्होंने सत्ता, विपक्ष और देश तीनों को एक साथ बेचैन कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज़ धीरे धीरे देश के कई हिस्सों तक पहुंच गई। पटना, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, कई शहरों में सड़कों पर प्रदर्शन हुए। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आईं। सोशल मीडिया पर हर दिन नए वीडियो वायरल हो रहे थे और टीवी स्टूडियो से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही सवाल पूछा जा रहा था, आखिर ये आंदोलन जाकर रुकेगा कहाँ। इस आंदोलन ने सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र को असहज कर दिया था। विपक्ष इसे मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन बताने में जुटे था। वहीं सरकार के सामने चुनौती सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की नहीं बल्कि राजनीतिक नुकसान को सीमित रखने की थी। और इसी दौरान जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का लंबा अनशन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, वहीं इस देश के मुख्य विपक्षी दलों को इस अनशन को हाईजैक करने का आरोप भी लगा और साथ ही साथ इन्हीं विपक्षी दलों की आपस की एकता पर भी सवाल उठे। इसी प्रकार से ये संदेश और मजबूत हुआ कि मामला अब किसी एक संगठन या एक शहर तक सीमित नहीं रह गया है। और अचानक घटनाक्रम बदलता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं और उसके कुछ ही समय बाद 36 दिन से चल रहा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा हो जाती है। यहीं से राजनीति का सबसे दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या सरकार आंदोलन के दबाव में झुकी या फिर संसद और आने वाली राजनीतिक एजेंडे को देखते हुए ये एक सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि राजनीति में हर इस्तीफा हार नहीं होता और हर आंदोलन जीत नहीं होता। इसलिए आज का सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। आज का असली सवाल है, मोदी के तीसरे कार्यकाल की राजनीति आखिर बदल क्यों रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरी कहानी सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की है तो शायद आप इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी बड़े आंदोलन की असली परीक्षा सड़क पर नहीं, बातचीत की मेज पर होती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम किसी राजनीतिक दल के मंच से शुरू नहीं हुआ। शुरुआत एक सोशल मीडिया विवाद से हुई, फिर काकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ और देखते ही देखते ये ऑनलाइन नाराजगी जमीनी आंदोलन में बदलने लगी। धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र भी जुड़ने लगे। सोशल मीडिया ने इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया और फिर इस आंदोलन को एक नया मोड़ मिला जब सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए। उनका लंबा अनशन इस आंदोलन को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नैतिक और भावनात्मक ताकत भी देने लगा। अब सरकार के सामने केवल दो विकल्प थे, पहला या तो टकराव जारी रखा जाए और दूसरा बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। आखिरकार सरकार और सीजेपी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। अंतिम दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रंका से मिले। बातचीत के बाद सरकार ने आंदोलन की प्रमुख मांगों पर सहमति या कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसमें था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, परीक्षा सुधार, पेपर लीक के मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और आंदोलन से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 36 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। यहीं से राजनीति का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या यह विपक्ष की जीत थी या सरकार का डैमेज कंट्रोल। क्योंकि अगर कोई सरकार एक बड़े राजनीतिक संकट को एक बड़े फैसले से सीमित कर देती है तो राजनीति की भाषा में उसे हार नहीं, संकट प्रबंधन भी कहा जाता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा भी हुआ है या वास्तव में सरकार इस आंदोलन के सामने झुक गई है। लेकिन क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा इतनी बड़ी राजनीतिक कहानी का अंत है? शायद नहीं, क्योंकि मेरे अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का असली असर सड़क पर नहीं बल्कि संसद के अंदर दिखाई देगा। देश का मानसून सत्र पहले से ही चल रहा है, सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, एमएसएमई डेवलपमेंट बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 ये शायद पास हो गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ
बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल, विकास भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, ये सारे बिल अभी पास होने हैं। और यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल पैदा होता है कि सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया कि संसद बिना बड़े गतिरोध के आगे चल सके, या क्या ये वास्तव में जन दबाव के सामने लिया गया फैसला था? मैं कहूँगा इसमें दोनों संभावनाएं मजबूत हैं। अब जरा मोदी सरकार के तीनों कार्यकालों की तुलना की जाए। 2014 पूर्ण बहुमत, आक्रामक निर्णय, कम राजनीतिक समझौते। 2019 और भी मजबूत हुआ बहुमत, बड़े और तेज फैसले लिए गए। लेकिन 2024 के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। गठबंधन की राजनीति, विपक्ष पहले से अधिक सक्रिय हुआ है और सोशल मीडिया पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली। ऐसे में अगर सरकार किसी बड़े विवाद को जल्दी शांत करने की कोशिश करती है तो क्या उसे सिर्फ झुकना कहा जाएगा या उसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जा सकता है? अब एक और सवाल, क्या सीजेपी जीत गई, या क्या सरकार ने एक मंत्री की राजनीतिक कीमत देकर एक बड़े टकराव को समाप्त कर दिया है? इस सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा आने वाले दिनों में। अगर संसद सुचारू रूप से चलती है, सरकार अपना विपक्षी एजेंडा आगे बढ़ा लेती है और ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक बहस से बाहर हो जाता है, तो कुछ लोग कहेंगे सरकार ने सफल डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन अगर यही आंदोलन किसी नए रूप में वापस आता है या संसद में सरकार के लिए लगातार संकट बना रहता है, तो विपक्ष इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत अवश्य बताएगा। इसलिए आज का सबसे ईमानदार निष्कर्ष यही है कि 36 दिन का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि इस आंदोलन की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक घटना कही जा सकती है, लेकिन उस घटना का राजनीतिक अर्थ आने वाले हफ्तों में तय होगा। और शायद यही वजह है कि इस वीडियो का सवाल भी अभी खुला हुआ है। क्या 36 दिन के बाद झुके मोदी या झुकी सरकार, या कहानी सचमुच कुछ और है? निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का नया मोड़ है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।